ये क्या है, नया चीज है, पहली बार सुन रहे हो, इसकी यूज काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वेरी बेसिक थिंग और बहुत इसकी एप्लीकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगी आप लोगों की तो वहां पे आप कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर मैं यहीं पे कर दे रहा हूं ताकि वहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से? इसका कॉन्सेप्ट इरविंग लैंगम्यूर ने 1919 introduced the concept of covalent bonding। इरविंग लैंगम्यूर एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बोलो जिन्होंने 1919 में ये कॉन्सेप्ट दिया कोवेलेंट बॉन्डिंग का। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली होता क्या है, कि क्या होता है वो जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि किस सर्कमस्टेंसेस में ये बॉन्ड बनती है। सपोज करो एक सिचुएशन, सपोज करो a bond between a non-metal and another non-metal। एक बॉन्ड बन रही है दो नॉन मेटल के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस ले लो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो 1। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 287। अब मुझे एक बात बताओ, इसको यदि स्टेबल होना है तो इसको क्या चाहिए कि देना है? एक इलेक्ट्रॉन लेगा सर, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहां पे आप देख रहे हो कि दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मानो H और Cl आपस में कंबाइन करता है, आपने HCl तो सुना ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो एग्जिस्ट करती ही है दुनिया में, दोनों नॉन मेटल। अब यहाँ पे इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो दोनों गेन करने की स्थिति में। बट हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है कि एक लूज करता है तब ना दूसरा गेन करता है। अब दोनों भीमंगे बैठे हुए हैं तो कोई दान देने वाला भी चाहिए ना, पर कोई दान देने वाला है नहीं। तो होता कैसे वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो ये तो एक ऐसा कंडीशन हुआ कि दोनों कंबाइनिंग पार्टनर्स लूज करने की स्थिति में नहीं है, दोनों गेन करने की। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन रियलाइज करो, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं तो 2 और 4, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। तो ये हो गया 2 8। हीलियम 2, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि जो एटम्स होते हैं स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो चाहता है हम नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा बन पाए, है ना। सब चाहता है कि हम अपने सामने वाले नोबल गैस का जैसा बन जाए, तो कार्बन भी वही चाहेगा। तो कार्बन, मान लो एक ऐसा कंडीशन है कि
कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कार्बन किसका जैसा बन जाएगा, नियॉन का जैसा बन जाएगा, ठीक है। अब मानो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज भी चार्ज करेगा तो हीलियम का जैसा बन जाएगा। तो कहानी यहाँ पे ये फंसा हुआ है कि कार्बन किसका जैसा बने, नियरेस्ट तो दोनों है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब कार्बन फंस गया इस स्थिति में, बट कहानी ये है कि कार्बन को स्टेबिलिटी चाहिए, बट इसका सॉल्यूशन भी सुन लो कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसा बन सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसा बन सकता है। कार्बन कैन नाइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि समझो एक पल के लिए कार्बन एटम जो है कुछ ऐसा कार्बन एटम है, ओके, तो उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखता है ना। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, कार्बन में टोटल 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखा है। अब मानो आप 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देते हो इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या संभाल के रख सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लग जाए। एक छोटी सी जगह पे यदि 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा ना, तो सिस्टम में इतनी रिपल्सन बढ़ जाएगी कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया जा सके। 3 तक संभाल लेता है एक एटम, बट जहां 3 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम नहीं संभाल पाएगा, नहीं, इतनी रिपल्सन बढ़ जाती है कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। सिस्टम को स्टेबल होने के लिए तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा। ओके, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, नहीं पॉसिबल, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का कहानी देखो, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भी है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मान रहे घूम रहा है इसके चारों, अलग अलग सेल्स में भले घूम रहा है। तो 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखा है, पकड़ के रखा है। अब मानो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब 6 प्रोटॉन 5 ही इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, तो ज्यादा अट्रैक्शन से पकड़ेगा। मानो और एक निकला, और ज्यादा अट्रैक्शन से 4 को पकड़ेगा, और एक निकला और ज्यादा अट्रैक्शन से 3 को पकड़ेगा। अब मानो आप एक और निकालने जा रहे हो, तो ये निकालने देगा आपको क्या, क्योंकि 6 को अब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को संभालना है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से पकड़ के रखता है। पहले 6 को पकड़ के रखता था, अब 6 सिर्फ 3 को पकड़ के रखता है। तो आप एक्स्ट्रा निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इतनी अट्रैक्शन से पकड़ के रखता है कि इतनी एनर्जी आप लाओगे कहां से इसको निकालने? नहीं, पॉसिबल नहीं होगी। तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का उपाय बनता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का उपाय। तो इसकी डिटेल्स और डिटेल्स हम लोग इसकी समझ लेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे कि क्यों 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं होता। फुल डिटेल्स में हम लोग इसको देखेंगे, बट सिंपल में आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि कार्बन क्या है, नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन। अब कहानी बुरी तरह से फंस गया है कि ना तो ये लूज करता है ना तो गेन करता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि लूज करके भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, गेन करके भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है लूज गेन करना। और ये लोग तो लूज करने की स्थिति में है ही नहीं। तब ऐसा सिचुएशन में ये लोग स्टेबिलिटी पाएगा, स्टेबिलिटी तो पाना है। तो एक सिंपल कंडीशन समझो कुछ ऐसा, मानो एक बिजनेस खड़ा करना है, उस बिजनेस को खड़ा करने में 1 लाख रुपया चाहिए, और मेरे पास 50,000 रुपया है, मेरे दोस्त के पास भी 50,000 रुपया है,
तो हम लोग दोनों में से कोई अकेले उस बिजनेस को खड़ा कर सकता है क्या? नो सर। नहीं कर सकता। पर हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि चल दोस्त मिलाते हैं 50-50 हजार रुपया, 1 लाख रुपया तो हो जाएगा, बिजनेस तो खड़ा हो जाएगा और बाद में प्रॉफिट तो आएगी और जो प्रॉफिट आएगी हम लोग बांट लेंगे, स्टेबल तो हो जाएंगे, क्योंकि ना तो 50,000 मेरे कोई काम का है, ना तो वो 50,000 उसके कोई काम। अब साथ में 50-50 हजार रुपया लग गया तो 1 लाख रुपया तो आ गया, बिजनेस खड़ा हो गया, प्रॉफिट भी आने लगी, कुछ पैसा मैंने रखा, कुछ पैसा उसने रखा, स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में, है कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या किया, शेयरिंग किया, शेयर करके पैसा लगा, है कि नहीं? तो कुछ ऐसा ही काम कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में होती है बेसिकली a bond formed by sharing of electrons between two atoms। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अब स्टेबिलिटी आई। ऐसे शेयरिंग से स्टेबिलिटी आई। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर डिटेल्स। हाइड्रोजन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये लुईस डायग्राम नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट रिप्रेजेंट किया एक सेल में, जिसको ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग। हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन मास, ठीक। क्लोरीन में कितने सारे होंगे डॉट्स या क्रॉस लास्ट घर में? 7। 7 है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बना। अब दोनों क्या किया, बोला सामने आओ। दोनों सामने आए, दोनों सामने आया। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा और बाकी 6 अपने पास रखे। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा हुआ है, ये दोनों गिनेगा कि मेरा भी मेरा भी। अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट कंप्लीट, स्टेबल। क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल। तो ये लोग स्टेबिलिटी पा लिया शेयर करके, ओके। तो शेयरिंग से जो स्टेबिलिटी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो होता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे इससे रिलेटेड, बट उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। हो गया? लिख लिया सबने? हो जाएगा तो बोल देना। यस सर, हो गया। चलिए, आई सपोज सबने लिख लिया होगा, जिनका नहीं हुआ थोड़ा स्पीड हाथ चलाया करो, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा ये कि एक सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के स्टेट में नहीं है, वो लोग शेयरिंग करके स्टेबिलिटी पा सकते। सर हाँ बोलिए। सर, कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ 2 ही एटम्स में हो सकता है? नहीं, 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में, बट बॉन्डिंग तो 2 ही एटम में होती है ना। हम 3 भी एग्जांपल देखेंगे, 4 वाला भी एग्जांपल देखेंगे, ओके। ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, सिंपल वाले समझते हैं, फिर उसके बाद 3 क्या। कोवैलेंट बॉन्ड जितना एटम के बीच में हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते, ओके। बट आते हैं एग्जांपल देखते हैं, फिर डिटेल्स में जाएंगे। कुछ एग्जांपल से हम अपने आइडिया को क्लियर करें। सपोज करो हाइड्रोजन गैस है,
तो हाइड्रोजन गैस कैसे बना? एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ठीक है ना? अब दोनों ने डिसाइड किया चलो हम लोग शेयर करते हैं, तो इसने अपना एक बीच में रखा, इसने भी अपना एक बीच में रखा, हो गई, इसकी भी ड्यूप्लेट पूरी, इसकी भी ड्यूप्लेट पूरी, इसने बोला ये मेरा दो, इसने ही बोला ये मेरा दो, तो दोनों के ड्यूप्लेट कंप्लीट। तो इसको हम लोग और एक तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, H एक डैश H, इस डैश का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। In fact, this dash means one pair electron, ठीक है ना? One pair electron, जो एक इधर से आता है, इधर से, ठीक है बेटा? फिर हम लोग देखते हैं H2O वाटर, तीन एटम्स है ना, ओके, कैसे बनता देखते हैं। ये लुईस डॉट डायग्राम से ही हम लोग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं H में एक, ठीक है ना? ऑक्सीजन में कितना होगा? 6 लास्ट सेल में 6 है ना, 8 होती है, 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने पढ़ा है जूनियर क्लास में, और इट हो यदि आपने नहीं सही से पढ़ा तो इसको रिवाइज कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऑक्सीजन के 6, 2 2 4 5 और एक हाइड्रोजन, ठीक है, बड़े 3 है। तो ये लोग को आप स्टेबिलिटी पाना, देखो क्या किया, एक हाइड्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, और एक हाइड्रोजन इधर। इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, ठीक है, इस ऑक्सीजन ने भी, अब ये समझ लो जितना ये देगा उतना ये देगा, ये भी एक लगा दिया, अब इसके पास बच गए 2 2 4 और एक यहाँ लगाया 5 और एक यहाँ लगा दिया 6, ठीक है ना? देख लो 2 एक लगाया 3 4 5 और 6, इधर एक हाइड्रोजन, इसने भी एक लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 2 8 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ड्यू देता हूं। तो इसको हम लोग और किस तरह दिखा सकते हैं? H एक डैश, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक डैश H O H, ये वाटर है, ठीक है ना? तो 2 से ज्यादा एटम है, 3 एटम है ना, ओके, तो ये हो गई वाटर। और यदि हम लोग देखें O2 ऑक्सीजन गैस, हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना? O एक सिंगल O का एटम कोई मेरा काम का नहीं, दो ऑक्सीजन को आपस में मिलना पड़ेगा, O2। जल्दी से बताओ कितने सारे डॉट या क्रॉस मारूं? 6 हैं? 6 ये ओ 8 8 क्यों मार दिए सर? मिटा दिए तू वो, ठीक है, 6 6 हो गया। अब मुझे एक बात बताना कि इसको कितनी की रिक्वायरमेंट है? 2 2 2 तो जितनी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही शेयर होता है। इसने 2 लगाया बीच में, इसने भी 2 लगाया बीच में, आप चाहे तो डिफरेंट साइन यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, नहीं भी चाहो तो चलता है। तो इसके पास कितना बचा? 1 2 3 4 8 हो गए, 1 2 3 4 4 4 8 हो गए, ठीक है ना? अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओ डबल बॉन्ड, समझ गया? डबल बॉन्ड क्यों डाला? क्योंकि एक पेयर का ये मतलब 2 एटम शेयर कर रहा है। दो दो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, ठीक? गॉट इट? तो इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं,
और देखना है, सपोज करो CH4 एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखते हैं, मीथेन, इसका नाम मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन में क्या कहानी है, एक कार्बन है उसके पास 4 होते हैं, ठीक है, बड़े, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। कार्बन को और कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 4 4 तो एक हाइड्रोजन इधर से आता है, छोटा सा हाइड्रोजन आएगा, एक छोटा सा हाइड्रोजन इधर से आता है, 4 में तो 4 हाइड्रोजन आएगा, 4 को हाइड्रोजन इधर से, ठीक है। चारों हाइड्रोजन बोलता है कि हमको स्टेबल करो एक एक दो, तो हम भी एक एक देंगे, तो बहुत अच्छा, ले लो। तो ये हो गया कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, चौथा हाइड्रोजन, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया, और एक एक सबसे ले दिया नहीं, मतलब शेयरिंग किया। अब यदि आपको गिनने आता है तो गिन लो, कार्बन के पास कितने हैं, 8 ऑक्टेट। आज सारे हाइड्रोजन के पास दो दो है कि नहीं है, यस सर वेरी गुड, ये भी स्टेबल हो गया। मीथेन, ठीक है। मेरी वीडियो आ रही है क्या, सर क्लियर नहीं आ रहा सर। मेरी वीडियो रुक गई क्या, एक मिनट रुकना बेटा, नहीं सर आ रहा है आ रहा है ना, तो एक सेकंड, सर ब्लर आ रहा है। अच्छा 2 सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड प्लीज। ओके, आ रही है, आप क्लियर है, यस सर क्लियर है। हाँ किसका ब्लर आ रहा? नहीं सर, वो थोड़ा एक सर विजेता मैम का कॉल आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए, नहीं अभी ठीक ठीक है, वो बहुत ठीक है। ठीक है। N2, तो बेटा N2 को कोई बनाओ तो थोड़ा, चलो N2 मॉलिक्यूल बनाओ, आप लोग ट्राई करो, 30 हो गया सेकेंड सर ट्राई दिस मॉलिक्यूल, और कौन सा बॉन्ड होना चाहिए थोड़ा सोच। आपकी एक नाइट्रोजन है, उसके कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 5 होते हैं, तो मैं 5 को 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लुईस डॉट डायग्राम बनाने के दौरान हम लोग डॉट को पेयर्स में रखते हैं, बट लुईस डॉट डायग्राम यदि हम ऑर्बिटल मेथड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आगे पीछे कर सकते हैं, नो रीजन, ठीक है ना, आगे पीछे हो सकता है। और एक नाइट्रोजन आएगी, अब बेटा जल्दी से मुझे बताओ इस नाइट्रोजन को कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 3, इसको भी 3 की जरूरत है, तो जितनी की जरूरत उतनी ही शेयर करनी पड़ती है। तो एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस जो एग्जिस्ट करता है ये 3 शेयर किया, बगल वाले ने भी 3 दिया, और इनका अपना 2 बचा है, टोटल इस नाइट्रोजन के पास भी 8, इधर वाले के पास भी 8, तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो एग्जिस्ट करती है इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, ओके, ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, गॉट इट। अब एक छोटी सी चीज और इसमें समझा देता हूं ताकि आपकी बेसिक्स थोड़ी क्लियर रहे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज नहीं किए, 4 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज, 4 ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हुई,
तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज नहीं होते हैं उनको बोला जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज होते हैं उसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब मैं आपसे यदि पूछूं कि वाटर में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, चार मत बोलते ना, मैं पेयर पूछ रहा हूं। ठीक है ना? दो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं? दो। दो लोन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नाइट्रोजन में बॉन्ड पेयर कितने हैं? तीन। तीन। लोन पेयर प्रत्येक नाइट्रोजन एटम कितने हैं? दो। दो दो लोन पेयर। सॉरी, प्रत्येक नाइट्रोजन एटम पूछ रहा हूं बेटा मैं। एक सर। एक, प्रत्येक नाइट्रोजन एटम एक लोन। ये कुछ सिंपल एग्जांपल। लोन पेयर रिपीट कर दिया ना, लोन पेयर। क्या बोल रहे हो बेटा? फिर लोन पेयर समझ नहीं आया। फिर से समझा देते हैं, ठीक है ना? जो इलेक्ट्रॉन, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? तो जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होता है उसको हम लाइन से दिखाते हैं। ठीक है? ये भी दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ तो इसको हम लाइन से दिखाते हैं। ठीक है ना? जो से वीडियो पॉज हो गया। हाँ ठीक है, फिर से। ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ है तो इसको मैंने एक लाइन से दिखा दिया। ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ है तो इसको एक लाइन से बना दिया। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो यस सर। एक बॉन्ड पेयर और दो बॉन्ड पेयर वाटर। ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड बनाया है क्या किसी के साथ? ये तो नो ऑक्सीजन के सर। पास है। यस। ठीक है ना? और जो बॉन्ड बनाने में नहीं इस्तेमाल होता उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो देखो ये वाले दो, ये वाले दो, तो एक पेयर दो पेयर, टोटल दो लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन में भी सिंपली देखो एक लोन पेयर दो लोन पेयर, है ना? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में यस सर। और तीन बॉन्ड पेयर, एक दो तीन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो तीन यस सर। बॉन्ड। समझ आ गई? यस सर। यस। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अब मैं पूछूं, क्या हाइड्रोजन में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। सर। ना? तो इन डायग्राम को जल्दी से नोट डाउन करो, फिर कुछ और थोड़ी डिटेल्स में हम लोग चलते हैं। हाँ सर। तो सर अगर कोई कोई इलेक्ट्रॉन शेयर में जब करता है तो सर जो साइज होता है उसमें फिर फर्क पड़ता है सर? अब बेटा आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। एटम का साइज फिर। हाँ बोलिए। सर अभी आ रहा है बात सर? हाँ बोलिए। सर बोल रहे कि अगर सब कोई इलेक्ट्रॉन अगर शेयर वेयर होता है तो सर उसका एटम का साइज पे सर कुछ फर्क होगा सर? दैट वी विल डिटेल्स में डिस्कशन होगी पीरियडिक टेबल में, ठीक है? वी विल डिस्कस दैट, साइज से रिलेटेड डिस्कशन इन पीरियडिक टेबल। पहले अभी हमें स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है? गॉट इट? तो आपको स्टेबिलिटी समझ आ गया कैसे हो रही है? यस सर। दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचा ऑर्गेनिक पे किया जाएगा बट करते हैं ये कोई एग्जांपल्स में। दिस इज C2H4, इसको हम लोग इथीन बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इथीन। मेरा आपसे पूछना है कि C2H4 कैसे स्टेबिलिटी पाया होगा एज पर ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल। जरा देखो, यदि 30 सेकंड्स दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि किस तरह अरेंजमेंट रहेगा, कुछ इस तरह अरेंजमेंट रहेगा।
अब बाकी अब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ। सर ये कार्बन कार्बन एक दूसरे में करेगा, ये कार्बन कार्बन एक दूसरे में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन कार्बन एक एक। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई सपोज दिस इज कार्बन, ठीक है ना, ये कार्बन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया, ठीक है, और ये दूसरा कार्बन है जिसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पास भी 2 बचे हुए हैं और इसके पास भी 2 बचे हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया, ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया, ये हाइड्रोजन सिमिलरली अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया, ये भी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया। अब मेरा आपसे बोलना है कि इस कार्बन के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, गिन लो। 2 2 4 2 6 2 8, ये कार्बन स्टेबल है। इस कार्बन को देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी स्टेबल है। इस हाइड्रोजन 2 2 2 2, ये भी ड्यूप्लेट से स्टेबल है। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है, ऑब्वियसली स्टेबल है। तो इसको हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन से, ठीक है ना, दिस इज इथीन, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इथाइन, इट्स C2H2, इसको ट्राई करो। हो गया सर, कार्बन कार्बन करेगा सर, 3 कार्बन कार्बन एक कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ और हाइड्रोजन शेयर करेगा और हाइड्रोजन कार्बन एक एक। एक हाइड्रोजन करेगा सर, एक एक कार्बन से। चलिए 3 इसने लगाया, इसने भी 3 बीच में लगाया, ठीक है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां बचा, 3 और 1 4, तो 1 हाइड्रोजन के साथ लगा दिया, और इसकी भी 1 बची तो 1 हाइड्रोजन के साथ। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, आपको सर्कल उधर बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझ आती है कि सामने सामने है तो शेयर ही। तो इस कार्बन के पास 6 2 8, इस कार्बन के पास 6 2 8, ठीक है ना। बट यदि आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यू कैन गो फॉर सर्कल, क्योंकि जूनियर लेवल में थोड़ा सा बना सकते हैं सब। समझ आ रही है ना, 6 2 8 6 2 8 2 2, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई सपोज आपको इन सिंपल समझ आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी कैसे है, स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। बट हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। एक्सेप्शन बोलने का मतलब है कि उनकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल से एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। उनकी स्टेबिलिटी के लिए हमें कुछ हायर थ्योरीज और पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, वहां पे ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन सम अदर लॉजिक से दी जाती है। ओके, बहुत सारे हैं ऐसे स्ट्रक्चर, बेरिलियम क्लोराइड होती है, वहां पे भी ऑक्टेट फुलफिलमेंट नहीं होता है, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में, उससे मतलब नहीं है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों को पता चल गया। तो मेरा मेन कहानी जो आप लोगों को बोलना है कि शेयरिंग से स्टेबिलिटी पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता है। यस सर। Yes, sir. लूजिंग से स्टेबिलिटी पाया जा सकता है कि नहीं। यस सर। शेयरिंग से भी स्टेबिलिटी पाई जाती है, लूजिंग गेनिंग साथ में होती है तो स्टेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन कहानी था यहाँ पे यही था कि हम लोग ये समझ ले कि किस तरह स्टेबिलिटी फैक्टर्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसको मैं मिटा रहा हूँ, और आप चाहो तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप चाहो तो एमोनिया,
प्रैक्टिस कर सकते हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रैक्टिस कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं बता दूंगा कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स की, आप लोग ड्रॉ करके थोड़ा ट्राई करना, क्योंकि अभी इस लेवल की इन चीजों को समझ लोगे तो अच्छा रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में। दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। मतलब अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, लास्ट में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो बेटा क्या देखना है नेक्स्ट? हाँ, अब कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आपके लेवल से ऊपर, बट आपको समझना जरूरी है। कुछ बच्चों को हल्का फुल्का मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड इज टू टाइप, वन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड अनदर इज नॉन पोलर कोवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट्स नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा ये क्या होता है? A bond formed between two similar atoms, ठीक है ना? दो अपने लेवल पे, अभी हम लोग जूनियर लेवल में इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं अभी इसको टू सेम एटम्स लिख देता हूं, ठीक है ना। सिमिलर में राइट वर्ड इज सिमिलर ओनली, बट मैं आपके लिए सेम लिख रहा हूं, ठीक है ना, बट द परफेक्ट वर्ड वुड बी सिमिलर। बट अभी सिमिलर की एक्सप्लेनेशन आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए आप सेम ही समझो। A bond formed between two same atoms, मतलब a covalent bond formed between two same atoms. For example, hydrogen hydrogen same atom, oxygen oxygen same atom, nitrogen nitrogen same atom, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन सेम एटम है, ठीक है ना। फ्लोरीन फ्लोरीन सेम एटम है, ठीक है। तो इससे बनता है हाइड्रोजन गैस, इससे बनता है ऑक्सीजन गैस, इससे नाइट्रोजन गैस, इससे क्लोरीन गैस, इससे फ्लोरीन गैस। ये सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जब बॉन्ड बनती है दो सेम एटम्स के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी बॉन्ड जो शेयरिंग से बन रही है बिटवीन सेम एटम्स, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट। इस कहानी में होता क्या है? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equally distributed जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। बोलने का मतलब जैसे क्या है, जैसे मानो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बना, तो इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस पे रहता है, इसके न्यूक्लियस के भी ठीक उतना ही डिस्टेंस, ठीक है। बोलने का मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जितना इसको फील होता है उतना इसको फील, ठीक है ना। इक्वली शेयर होती है दोनों के बीच। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों को इक्वल इफेक्ट मिलता है, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में रहती है, ठीक है। इसे हम लोग बोले नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक होती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? A bond formed, a bond मतलब a covalent bond, electrovalent, a bond, a covalent bond formed between two different atoms. ये दो different atoms के बीच में बनती है। और कहानी ये होती है इसमें कि the shared pair of electron
the shared pair of electron is not equally distributed. ओके अब देखो होता क्या है इनके केस में, सपोज करो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड हुआ, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, बट जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुई है वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लोरीन की तरफ घसक गया, ठीक है। अब क्यों घसका, उसकी बेटर एक्सप्लेनेशन पीरियडिक टेबल में आपको मिलेगी, ओके। क्योंकि कुछ का टेंडेंसी होता है, कुछ की क्षमता होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच ले। बोलने का मतलब इन सिंपल, मानो हम दो दोस्त बिजनेस खड़ा किए, 50-50 हजार रुपया लगा के, जितना प्रॉफिट आ रहा है हम लोग इक्वली बांट रहे हैं। 10 रुपया आया तो 5 रुपया हम रखे, 5 रुपया दूसरा दोस्त रखे, तो ये हो गए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जितना इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट इसको, उतना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इम्पैक्ट उसको, प्रॉफिट इक्वली बंट रहा है दोनों के बीच। बट यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टनर थोड़ा धूर्त निकल गया, अब प्रॉफिट आ रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट मार रहा है या छीन ले रहा है, ओके। तो ये तो इंटरनल क्षमता है। यदि हम और मेरा दोस्त मिलके कोई बिजनेस खड़ा किए तो विश्वास पे खड़ा किए थे कि चलो साथ में कमाएंगे, इक्वल कमाएंगे, बट होता है किसी का नेचर की वो ज्यादा धूर्तता दिखाएगा और ज्यादा पैसा रखेगा अपनी तरफ प्रॉफिट का। तो वही कहानी कुछ ऐसी है, बट केमिस्ट्री में कहानी थोड़ी दूसरी है। उसके इन डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे कि कुछ एलिमेंट का ऐसा नेचर होता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा अपनी तरफ घसा देते हैं, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज्यादा घसक जाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, तो जिसके चलते क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन का फीलिंग थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज का फीलिंग थोड़ा ज्यादा आएगा, तो इसके ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, दैट इज डेल्टा नेगेटिव, और इसके एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा इससे दूर चला है, एंड दैट इज डेल्टा पॉजिटिव, ओके। तो इसमें हल्का सा चार्ज डेवलपमेंट हो जा रही है इस मॉलिक्यूल में, नॉट कंप्लीट चार्ज डेवलपमेंट हो रही है जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट में होता, वैसा नहीं, बट पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना, स्लाइट स्मॉल, इसको डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ठीक वही कहानी वाटर में भी होती है। एक्चुअली वाटर का मॉलिक्यूल इट्स समथिंग लाइक दिस, वो बेंड शेप होती है। अब क्यों बेंड शेप होता है अभी दिमाग लगाना नहीं, बट वाटर इज समवट लाइक दिस। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, तो इसको थोड़ा नेगेटिविटी का ज्यादा मिली, इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी और इसमें हल्का सा पॉजिटिव, ठीक है ना। डेल्टा पॉजिटिव मतलब स्मॉल पॉजिटिव। डिफरेंट एटम है ना, डिफरेंट एटम है तो कोई धूर्त ज्यादा निकल गया, खींच लिया अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये नॉन पोलर की कहानी हो गई, ओके। और बहुत सारे हैं, एमोनिया का भी केस ले सकते हो, जैसे एमोनिया NH3 ऐसे ही बनता है ना, एमोनिया ऐसे होती है, तो एमोनिया में भी नाइट्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा अपनी तरफ खींचता है तीनों से, है ना। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगी थोड़ा नाइट्रोजन अपने तरफ घसता है, ओके। तो इसमें भी हल्का चार्ज का डेवलपमेंट होता है, अंडरस्टूड। तो ये कहानी इसमें होती है। तो जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट, जिसमें इक्वली शेयर होता है उसको हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन सर। हाँ सर हाइड्रोजन का बॉन्ड में सर ये हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अपना उसमें ऑर्बिट में सर एक जगह होता है सर, ऐसा है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से खींचा जाए, एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को घुमाए अपने तरह, ऐसा हो सकता है? मैं कहाँ बोला, कोई एक हाइड्रोजन थोड़ी ले रहा है, दोनों के बीच में शेयर हो रही है। हाँ तो सर इलेक्ट्रॉन जब उसके साइड जाएगा तो उसको करना पड़ेगा ना। नहीं, स्टोरी इज नॉट दिस। स्टोरी ऐसा है कि अब दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, तो दोनों क्लोज आ गई है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दोनों के बीच में, ठीक है ना। जितना इम्पैक्ट इसको मिल रहा है उतना इम्पैक्ट इसको मिल रहा है,
तो दोनों के न्यूक्लियस, इसकी भी न्यूक्लियस थोड़ा अपने तरफ खींचना चाहता है, इसकी भी न्यूक्लियस थोड़ा अपने तरफ खींचना चाहता है, ओके। बट दोनों गिनता है कि ये मेरा भी और मेरा भी, तो स्टेबिलिटी हो, ठीक है। अभी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, तो वो रहने दो, अभी बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल स्टेबिलिटी समझो ना कि शेयर हुआ तो इसने भी अपना गिना, उसने भी अपना गिना, ठीक है। तो सर जो सर शेयर पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है सर, वो सर कहाँ पे सर रिवॉल्व होगा सर, किसके न्यूक्लियस के अराउंड? अब देखो यार, वो सब अब अभी रहने दो, किसी के न्यूक्लियस के अराउंड, दोनों को जब मिल रहा है तो दोनों के बीच में है, ये समझो ना। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कोई किसी का मतलब लिखा हुआ थोड़े है कि मेरा इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया किसी को नहीं, वो एग्जैक्टली बीच में प्लेस है और दोनों के इंपैक्ट में है। उसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, तो समझ लो दोनों के न्यूक्लियस के इंपैक्ट में है, वो दोनों का है, समझे। रिवॉल्व सर वो करेगा कि नहीं करेगा सर? देखो ये दो हाइड्रोजन, ऐसे समझ लो, ये दो हाइड्रोजन है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, बस यहीं पे ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो दोनों के न्यूक्लियस के आसपास, तो दोनों को उसका फीलिंग मिल रहा है, कहानी वही है, ओके। वो ऐसा नहीं है कि उसके न्यूक्लियस में नहीं चल जाएगा, ना तो उसके न्यूक्लियस के पास चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों के न्यूक्लियस के इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। और कुछ रिवॉल्व सर करता है कि नहीं सर? काइनेटिक रिवॉल्व शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेगा, जरूर करेगा, ऑब्वियसली करता है, करते रहता है, ओके। बट लीव दैट बेटा, दोज आर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। अभी आप स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, कहां घूमेगा नहीं घूमेगा वो बात की बात, ठीक है। उसकी फुल डिस्कशन है हायर क्लास, हो गई, चलिए। सर हाँ NH3 में होता है कोवेलेंट बॉन्ड? नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा नाइट्रोजन, हाँ बोलिए। सर सॉरी सर, ये CH3। CH3 में कोवेलेंट बॉन्ड देखो, फुलफिल्ड तो CH4 होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। वो आप लोग पढ़ोगे, आप जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, गॉट इट। CH3 तो कोवेलेंट ही बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, पर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दैट डिटेल्स हम लोग बाद में देखेंगे उसके बारे में, इनऑर्गेनिक, ओके। और कुछ नो, चलिए। तो these are some of the कोवेलेंट स्टेबिलिटी पाने का तरीका। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज सीखनी है कि स्टेबिलिटी शेयरिंग से, लूजिंग से और गेन से पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? अरे भैया, जब शेयर हुआ है तो दोनों के आसपास घूम रहा है, सिंपल सी कहानी है। किसके न्यूक्लियस में, किसी के न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस के इंपैक्ट, ओके। अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज हैं, अभी आप लोग थोड़ा धैर्य धरो और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दी जा रही है उसको अच्छे से पकड़ो, समय आएगा तो सब चीज सीखो। अब कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ हम लोग देख लेते हैं कहानी, प्रॉपर्टीज। दे आर जनरली सॉफ्ट सॉलिड्स, सॉलिड रहेगा तो सॉफ्ट सॉलिड, यदि सॉलिड है तो सॉफ्ट सॉलिड रहेगा, बट जनरली गैसेस और लिक्विड रहता है, तीनों स्टेट में, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको थोड़ा सा ये लॉजिक तो समझ आ रहा होगा, क्यों सॉफ्ट सॉलिड होगा, क्यों गैस होगा या क्यों लिक्विड होगा। जब आपको स्टेट समझ आ रहा, तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोवैलेंट से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा ना कम होगा सर? सर। कम होगा सर। Electrovalent bond is a stronger bond compared to this bond. So they have high ki low melting point or boiling point. सर लो। लो सर। लो। और की लो होगा, लो होगी, okay? But they do not conduct electricity in any state.
They do not conduct electricity in any state. स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ नॉन पोलर की, पोलर का नहीं बात हो रहा। पोलर कंडक्ट करती है बट वो डिटेल्स में हमें अभी नहीं जाना, ठीक है। They do not conduct electricity in any state. कोई भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वाले, पोलर वाले करते हैं, ओके। They are soluble in organic solvent. इनको आप पानी में नहीं मिला सकते। They are soluble in organic solvent, ठीक है, and not in polar solvent like water. और पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व करता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पानी में NaCl डिसॉल्व कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। पानी में ये डिसॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ये पोलर नहीं, ओके, गॉट इट। तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी कोवैलेंट कंपाउंड रहते हैं वो सॉल्युबल रहेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक बेंजीन में सॉल्युबल रहेगा, केरोसिन में सॉल्युबल रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये कहानी है कोवैलेंट बॉन्ड की सारी। एक और टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर वी विल कम ऑन टू द एक्सट्रैक्शन पार्ट ऑफ, ओके। तो फिलहाल व्हाटएवर आई हैव टॉट, प्रैक्टिस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप प्रैक्टिस करना। आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रैक्टिस कर सकते हो, आप HCl प्रैक्टिस कर सकते हो, आप NH3 प्रैक्टिस कर सकते हो, NF3 प्रैक्टिस कर सकते हो, और बस इतना ही प्रैक्टिस करके होना काफी है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी प्रैक्टिस करना, जैसे होमवर्क बनाना, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल भी आएगा सर? क्या बोल रहे हो बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल भी आएगा? यस, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है अभिजीत, थोड़ा बताओगे मुझे? कार्बन से बनता है सर, कार्बन होता है। कार्बन से तो हम और आप भी बने हुए हैं। अल्कोहल एग्जैक्टली क्या होता है तो ठीक है, हम लोग देखेंगे बेटा, डोंट वरी अभी, ठीक है। आधी जानकारी नहीं लेनी है, देखो आधी जानकारी लोगे ना तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, ठीक। देखेंगे हम लोग इन डिटेल्स, ओके। तो थैंक यू।